स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। भारत में विधान परिषद बनाना या खत्म करना संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत संभव है। किसी राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है। देश के 6 राज्यों में विधान परिषद है, जबकि 22 राज्यों में नहीं है। बिहार में विधान परिषद की खास अहमियत है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार 20 साल तक विधान परिषद के सदस्य रहे और अब चर्चा उनके बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत के विधान पार्षद बनने की संभावना की है। 18 जून को कौन 10 नामचीन चेहरे करेंगे इस चुनाव में जीत दर्ज, कौन बनेगा एमएलसी, आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे टू द पॉइंट में। तो बिहार विधान परिषद के चुनाव 18 जून को हो रहे हैं। इस बार परिषद के चुनाव को लेकर लोगों की दिलचस्पी इसलिए ज्यादा है क्योंकि विरासत की सियासत कर रहे कई नामचीन शख्सियतें इस रास्ते से अपनी सियासी दावेदारी मजबूत कर रही है। इसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश समेत कई नेता शामिल हैं। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 9 सीटें खाली हो रही हैं, जबकि एक सीट पर उपचुनाव है जो पूर्व सीएम नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफा देने की वजह से खाली हुआ है। नामांकन की प्रक्रिया 8 जून तक चलेगी। 9 जून को स्क्रूटनी होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। शाम 5 बजे से काउंटिंग होगी और देर रात तक सारे नतीजे सामने आ जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के आवास पहुंचे और वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान संजय झा ने कहा कि विधान परिषद चुनाव को लेकर तालमेल हो चुका है। 202 सीट तो जनता का आशीर्वाद मिला होगा तब ना 20 साल के बाद। आप नजर दौड़ा के देख लीजिए, देश में कोई भी सरकार 20 साल चली हो और उसके बाद इतना बड़ा मैंडेट उसको मिला हो, मुझे तो नहीं दिखता है कहीं पर। बताइए कहीं देश में हुआ हो? अभी बंगाल में चुनाव हुआ ना भाई, क्या हाल हो गया बताइए। तो इसलिए 202 मिला और जेडीयू भी अपना हाईएस्ट परफॉर्मेंस किया, 101 सीट लड़े और 85 सीट जीते। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेटी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत का विधान परिषद जाना करीब करीब तय हो गया है। नक्षत्र न्यूज को जेडीयू के सूत्रों से पता चला है कि नीतीश कुमार ने निशांत के नाम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही हमारे पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी आई है कि नामांकन की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन निशांत 5 जून के बाद नामांकन करेंगे। निशांत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है और नियम के अनुसार उन्हें मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। सम्राट सरकार के मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि गठबंधन के बीच रायशुमारी चल रही है, जल्द नामों की घोषणा होगी। आपस में बैठ करके विचार करके सीटों का बंटवारा करेंगी और फिर शीर्ष नेतृत्व चाहे जदयू का हो या भाजपा का हो या फिर हम का हो या भाजपा आर का हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, निर्णय लेने से समय अभी उसमें वक्त है और निश्चित रूप से समय पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। विधान परिषद चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। एनडीए पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा। भाजपा और हमारे सहयोगी दल विकास, सुशासन और जन विश्वास के आधार पर मैदान में है। बाकी दलों के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन अंतिम फैसला निर्वाचन मंडल के सदस्य करते हैं। हमें विश्वास है कि एनडीए को व्यापक समर्थन मिलेगा। जिन 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 5 पर जेडीयू काबिज है, बीजेपी 2, आरजेडी 2 और कांग्रेस 1 सीट पर काबिज है। चर्चा यह है कि बीजेपी के हिस्से इस बार 3 सीट आएंगी। बाकी की 2 सीटों में एक आरएलएम और एक एलजेपीआर को देने की चर्चा है। चर्चा है कि निशांत कुमार, दीपक प्रकाश और चिराग पासवान के भांजे सीमांत पासवान एमएलसी बन सकते हैं। वहीं हम भी एक सीट के लिए दावेदारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवारवादियों के जमावड़े की राजनीति का कहीं ना कहीं एक आकार लेने जा रहा है और इस बार विधान परिषद के चुनाव में नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत, उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र दीपक प्रकाश और चिराग पासवान
अपने परिवार के किसी सदस्य को सेट करना चाहते हैं, और दूसरी ओर जीतन राम मांझी जी भी इस कवायद में हैं कि उनके परिवार का सदस्य सेट हो जाए। ये परिवारवादी राजनीति को सेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट जो एनडीए हो चुका है, और एनडीए में जिस तरह से परिवारवादियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, अब एनडीए के नेता और वाचाल जनता दल यू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी चुप क्यों हैं? नीरज जी, आपकी आवाज कब खुलेगी? जेडीयू कोटे से कौन बनेगा एमएलसी, ये पूर्व सीएम नीतीश कुमार तय कर रहे हैं। अब तक स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, पूर्व आईएएस अफसर और नीतीश कुमार के करीबी मनीष वर्मा के अलावा जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे सोनू सिंह का नाम भी चर्चा में है। नक्षत्र न्यूज के लिए पटना से मरगूब आलम की रिपोर्ट। तो बिहार विधान परिषद का चुनाव है और कौन एमएलसी बनेगा, क्योंकि जो नंबर्स बता रहे हैं वो नंबर्स बता रहे हैं कि एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार सियासी मैदान में उतारे जाएंगे, चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे, उनका रास्ता एमएलसी बनने का साफ है। कम से कम 8 का तो रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, वहां पर एक सीट, एक बर्थ जो है वो रिजर्व नजर आ रही है फिलवक्त, अगर आगे कुछ खेला नहीं हो गया तो। इसी तमाम मसले को हम आज चर्चा में लेकर आए हैं और ख़ास मेहमान हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं। मेहमानों का तारुफ कराते हैं, उसके चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रविंद्र शास्त्री साहब हैं, हम के नेता है, बहुत स्वागत है रविंद्र साहब आपका। नितेश सिंह कछवाहा साहब है, बीजेपी के नेता है, बहुत स्वागत है नितेश साहब आपका। डॉक्टर दिनेश पाल है, आरजेडी के नेता है, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और जेडीयू से हमारे साथ किशोर कुणाल साहब है। किशोर साहब, बहुत स्वागत है आपका। किशोर साहब से शुरुआत करते हैं। किशोर साहब किस रूप में देख रहे हैं? 4 सीटें तो आप लोग दावेदारी कर रहे हैं कि भाई 4 सीट तो हमारे जाएंगी, और बाकी जो गठबंधन में शामिल है, लोजपा हो गई, आरएलएम है या हम है, भाई बीजेपी देख लेगी उसको, बीजेपी को किस तरह से एडजस्ट करना, आप लोग अपने आप को सेव करके। यह है और जाहिर सी बात है, चुनाव होना है, चयन किया जाना है और हमारे दल में भी चयन होना है। तो कई लोग दावेदार हैं। जाहिर सी बात है कि हर आदमी की इच्छा होती है, हर पॉलिटिकल कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि वो सदन का हिस्सा बने और उच्च सदन में जाकर लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। सभी लोगों की इच्छा है, शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि कौन लोग जाएंगे और बेहतर लोग सदन का प्रतिनिधित्व कर सकें। यह हमारी पार्टी की परिपाटी रही है, तो हम लोग निश्चित तौर पे अच्छे लोगों को सदन भेजेंगे। जल्द ही आप लोगों के बीच नामों को साझा किया जाएगा, जिनका चयन अंतिम रूप से इस पद के लिए किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि वैधानिक प्रतिक्रिया को अपनाते हुए उनका नामांकन होगा और अंततः वो लोग उच्च सदन के सदस्य माने जाएंगे। तो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई सहमत का खेल है। माननीय नीतीश कुमार जी तय करेंगे कि हमारे दल से कौन लोग हाउस में जाएंगे, और हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी लगातार उस पर मंत्रणा कर रहे हैं, अलग अलग वरिष्ठ नेताओं के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और अंततः वो तय करेंगे कि किन लोगों को हाउस में भेजने जा रहे हैं। और ये सारी जानकारी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी और वो लोग सदन में जाकर राज्य हित में जनहित से जुड़े हुए मुद्दे को उठाएंगे। जी नहीं, कौन जाएगा ये मेरा सवाल ही नहीं था। मेरा सवाल ये था किशोर साहब कि भाई आपकी तरफ से जो लोग जाएंगे वो तो चयनित हो गया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट उनका नाम हो जाएगा, वो मीडिया तक आ जाएगी वो जानकारी। मेरा ये सवाल है आपसे कि जो सहयोगी दल है आपके, लोजपा हो गई, आरएलएम हो गई, हम हो गई, ये तमाम सीट की डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमारे पार्टी से भी एमएलसी बनेगा। ये तमाम चीज़ें आपने बीजेपी के लिए छोड़ दी कि भाई आपको कैसे एडजस्ट करना है, आप कितने सीट पर अपने उम्मीदवार दीजिएगा, कितने लोगों को भेजिएगा, कितना सीट अपने काट के आप कुशवाहा साहब को दीजिएगा, मांझी साहब को दीजिएगा या चिराग साहब को दीजिएगा। ये मेरा सवाल है। नहीं, ये तो हमारा जो विधानसभा का फॉर्मेट रहा है चुनाव का, उसी फॉर्मेट पे यह तय होगा। विधानसभा में भी अलायंस पार्टनर को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी बीजेपी की थी और बीजेपी ने बखूबी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और एक शानदार अलायंस के साथ हम लोगों ने एक जानदार और धारदार बहुमत प्राप्त किया बिहार में। तो अभी भी उसी फॉर्मेट पे काम होगा और ये तय करना शीर्ष नेतृत्व का काम, चाहे किसी दल का नेतृत्व हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड की बात हो, भारतीय जनता दल पार्टी की बात हो, या
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात करें या लोग नहीं वो तो मोर्चा जो हम हिंदुस्तानी समझ रहे लोग हैं, वो जो आप कह रहे हैं कि शानदार और जानदार आप लोगों का गठबंधन रहा, वो चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि आप लोगों का गठबंधन जो है वो शानदार रहा, जानदार रहा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। मेरी किंतु परंतु इस पे है कि आप लोग जो एडजस्ट करना है संगठन में शामिल अन्य दलों को, गठबंधन में माफ कीजिएगा, उसके लिए आपने बीजेपी को छोड़ दिया कि बीजेपी एडजस्ट कर ले, बीजेपी देख ले, हम तो भाई अपना 4 उम्मीदवार 3 उम्मीदवार जिसको भेजना। चलिए किशोर साहब का कनेक्शन कट गया, फिर से उनसे संपर्क साधेंगे। नितेश साहब का रुख करते हैं। नितेश साहब किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जेडीयू तो हाथ खड़ा कर रही है कि भाई हमारे जो कैंडिडेट है वो जाएंगे, बाकी बीजेपी तय कर ले कि हम मांझी साहब को कितना संतुष्ट करना, चिराग साहब को कैसे संतुष्ट करना और उपेंद्र साहब को कैसे संतुष्ट करना। तो बड़ा हृदय आप लोगों को दिखाना पड़ेगा एमएलसी चुनाव में। एनडीए जो गठबंधन है अटूट है और निश्चित तौर पे आज तक जो भी फैसला हुआ है हम लोग बैठ के कर लिए हैं। हम लोग जो भी घटक दल के प्रमुख नेता हैं आपस में बैठकर जो एनडीए में सिस्टम लागू होता है उसे हम लोग तय करने का काम करते हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। नहीं अटूट है, तो आप हम लोग ये को नहीं कह रहे कि चिंता अटूट करने की नहीं है नहीं कि है। नितेश साहब सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि भाई अटूट है, हम लोग मिल बैठ के डिसाइड करते हैं। चलिए मान लिया आपकी बात। इस पर्टिकुलर एमएलसी चुनाव के बारे में मैं कह रहा हूं कि जेडीयू का ये ऑफिशियल बयान आया है कि जो गठबंधन में शामिल अन्य दल हैं आपके, चाहे हम हो, चाहे कुशवाहा साहब हो, चाहे चिराग साहब हो, इसको इन लोगों को किस तरह से एडजस्ट करना ये बीजेपी देखेगी। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम देख रहे हैं कि वो एमएलसी बन जाए, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं। ये हमारे और हमारे साथी पैनलिस्ट का अधिकार से बाहर का चीज है। ये तय पार्टी के प्रमुख नेता करते हैं और करेंगे। हर पार्टी में ही होता है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो इसका सिस्टम अलग है और हम लोग अपने सिस्टम से काम करते हैं। बाकी जो हमारे घटक दल हैं वो सभी लोग बैठ जाएंगे, बैठ कर तय हो जाएगा किन्हें कौन सा सीट कहां दिया जा रहा है और किसकी उम्मीदवारी कहां पर है, वो फ्लैश हो जाएगा और जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा। इसमें कहीं कोई एक दूसरे पर आलोचना की जरूरत नहीं है। हमको कितना सीट मिलेगा, हमसे कौन जाएंगे, रालोम से कौन जाएंगे, लोजपा से कौन जाएंगे, बीजेपी से कौन जाएंगे, कितना जाएंगे, ये तो तय होना बाकी है। बाकी सब कुछ ठीक है। जिसके हक में, जिसके अधिकार में जो चीज है उसे अवश्य मिलेगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन के विचारों पर चली है, गठबंधन धर्म का पालन किया है और इसीलिए एनडीए सबसे बड़ी अलायंस है और हमेशा पार्टी आधारित, संगठन आधारित और गठबंधन आधारित कार्य होता है। इसमें कोई गड़बड़ी होने वाला नहीं है। इसलिए एकदम निश्चिंत रहिए। जल्द ही नाम की घोषणा हो जाएगी और किन्हें कितना सीट दिया गया ये भी तय हो जाएगा। इसमें कहीं कोई ये नहीं है। चलिए एनडीए कोटा में जो है, नितेश साहब आप जो कह रहे हैं कि भाई हम एनडीए बड़ी शक्ति है, बड़ी पार्टी, वो तमाम चीजें आप कह रहे हैं जो हम जानते हैं ऑलरेडी। जो हम नहीं जानते वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बहरहाल फिर लौटेंगे आपके पास। रविंद्र साहब के पास चलते हैं। रविंद्र साहब, कितना सम्मान आप लोगों को चाहिए? लोकसभा में एक आपके सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, आपके 4 यहाँ विधायक एमएलसी हैं, आप यहाँ मंत्री बने हुए हैं, फिर कहते हैं कि भाई सम्मान हमें मिलना चाहिए, उचित सम्मान गठबंधन में मिलना चाहिए, फिर एमएलसी पे दावा कर रहे हैं आप। आपको इसमें कोई रविंद्र साहब घबराने की जरूरत नहीं है। रविंद्र साहब जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बोला जैसे। रविंद्र जी, मैं पूछ रहा हूं कि कितना सम्मान आप लोग को चाहिए? आप लोगों को जो नंबर्स है उस हिसाब से सम्मान, मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान आप लोगों को प्रॉपर मिला हुआ है। एक लोकसभा सांसद है, केंद्र में मंत्री हैं, 4 आपके यहाँ पर विधायक एमएलसी हैं, आपको एक मंत्री पद मिल गया, फिर भी आप कह रहे हैं कि भाई हमको गठबंधन में उचित सम्मान मिलना चाहिए, हमको एमएलसी का 1 सीट चाहिए। आवाज आपका नहीं मिल पा रहा, आवाज आपका। देखिए टेक्निकल टीम, रविंद्र जी को मेरी आवाज नहीं जा रही है, 2 बार सवाल मैंने कर दिया। जी
ठीक ठीक, बोलिए, सुन रहे हैं। रविंद्र जी, सवाल मेरा ये है कि गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में आपको कितना सम्मान चाहिए? आपका जो लोकसभा या विधानसभा या विधान परिषद के जो नंबर्स आपके पास है, उस हिसाब से आपको ऑलरेडी सम्मान अच्छा ठीक ठाक मिल चुका है। अब फिर आप कह रहे हैं कि भाई हमको एमएलसी का भी एक सीट चाहिए, हमको गठबंधन में उचित सम्मान चाहिए, तो कितना सम्मान चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इब्राहिम जी। एक चीज समझ लीजिए, गठबंधन के तमाम लोग बैठ करके निर्णय लेंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे दल के नेता हैं, या गठबंधन दल के जो भी तमाम नेता हैं, सब बैठ कर निर्णय लेंगे। और जहां तक सम्मान की बात है, तो सभी पार्टी के वर्कर चाहते हैं कि हमको भी भागीदारी हर जगह हो, हर सदन में हो। तो अगर हम लोग का इच्छा है कि हम लोग को सदन में जाना चाहिए, तो क्या दिक्कत है? सबका इच्छा होता है, सब वर्कर चाहते हैं कि हमारे नेता को भी मौका मिले, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को मौका मिले। हाँ ठीक है, आपकी बात एकदम जायज है, लेकिन गठबंधन में आपको तो उचित सम्मान मिल रहा है ना भाई। एक लोकसभा सांसद है, केंद्र में मंत्री है, राज्य में मंत्री है, 4 आपकी सीट है। गठबंधन में कोई किसी तरह का बात नहीं है। गठबंधन में कोई किसी तरह का दरार नहीं है, किसी तरह का कोई बात नहीं है। गठबंधन मजबूती से चल रहा है। हमारे तमाम दल के नेता बैठेंगे, वो औपचारिक घोषणा कर देंगे, आपको सारा चीज मिल जाएगा समय पे। अभी तो समय है ना, 8 तारीख तक लास्ट जो है डेट है। अभी हम गठबंधन पे सवाल ही नहीं उठा रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जेडीयू, बीजेपी और हम के जो आप लोग मौजूद हैं, आप लोग गठबंधन की मजबूती की दुहाई क्यों दे रहे हैं? हम गठबंधन पे कोई सवाल ही नहीं कर रहे हैं। आपका गठबंधन बहुत मजबूत है बिहार में, हम इस बात को ऑन एयर कह रहे हैं। हमारा कहना है कि भाई आपकी जो क्षमता है, आपके जो नंबर्स है, उस हिसाब से आप ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ऐसा आपके ही दल के लोग कह रहे हैं ऑफ कैमरा। नहीं, आप क्षमता किस दृष्टिकोण से क्षमता को देख रहे हैं, हमको पहले ये बताइए। हमारा कहना कि दल में हमारा गठबंधन है, सब जो पार्टी के नेता है, सब जगह अगर उनकी इच्छा है, भूमिका है, हमारे लोग हैं पूरे बिहार में, समर्थन से सरकार चल रही है, तो अगर वर्कर का इच्छा है कि हम लोग का नेता वहां पहुंचे, तो क्या इसमें दिक्कत है भाई? तो आप लोग टिक नहीं ना पाते हैं। राज्यसभा चुनाव में भी आप लोग मांगे, फिर आप लोग बैकफुट में आ गए, अभी एमएलसी चुनाव में मांग रहे हैं। खड़े रहिए, डटे रहिए, आप लोग तो फिर मान जाते हैं ना। अरे तो घर में ही डिमांड होता है ना, कहाँ दूसरे जगह मांग करेगा? घर में जाहिर सी है कि घर की बात है, घर में मांग करेंगे। मिलना न मिलना सबका सम्मान करना होता, मिले तो भी सम्मान करना, नहीं मिले तो भी सम्मान करना है। लेकिन घर में तो बात रखा जाता है ना, हमारे नेता हैं, बात रखेंगे, वो तमाम नेता बैठकर निर्णय लेंगे क्या करना नहीं करना है। चलिए रविंद्र शास्त्री जी, मैं तो मतलब है भाई कि सब जगह सब सदन में हमारी भूमिका हो। चलिए, मैं तो उम्मीद चाहिए कि सभी दल के वर्कर चाहते हैं, सभी दल के नेता चाहते हैं कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, हमारी पार्टी के सदस्य जो हर सदन में शोभा बढ़ाए। चलिए, बन जाइए वहां से। मुझे इस बात की प्रसन्नता होगी कि भाई रविंद्र शास्त्री जी मेरे मित्र हैं और एमएलसी बन गए। चलिए डॉक्टर साहब का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर दिनेश पाल साहब, किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि नंबर्स में आप लोग जैसे एक तो लग रहा है कि आप लोगों की मजबूत दावेदारी है, लेकिन दूसरे सीट पर कांग्रेस भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। किस रूप में? क्योंकि नंबर्स गेम में आप लोग पिछड़ते नजर आ रहे हैं। 41 हो रहा है आपका टोटल नंबर, माइनस अगर आप कर दीजिए एआईएम को तो 36 हो जाता है, बीएसपी को माइनस कर दीजिए तो 35 हो जाता है, और कांग्रेस अगर 6 माइनस हो गए तो 29 बचता है। तो नंबर्स में आप लोग थोड़े पिछड़े हुए हमको नजर आ रहे हैं एज अ होल इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो। इब्राहिम जी, इंडिया गठबंधन के पास जो आप बता रहे हैं आंकड़ा सही बात है कि कितना संख्या हो, तो आप भी जानते हैं, आपका बिहार जानता है किसी कितने विधायक हैं। और ये एक द्विवार्षिक जो एमएलसी का चुनाव होता है के लिए, उसमें से 9 सीटें हैं और एक उपचुनाव है 10 सीटें हैं। तो जाहिर सी बात है जितने वोट पड़ेंगे उसमें भागे दिए जाएंगे, और लगभग 243 अगर मान लिया जाए तो 23 मत के आसपास चाहिए एक सीट के लिए। तो एक सीट तो आरजेडी का लगभग तय है, और दूसरे सीट का जो बात कर रहे हैं उसमें एक लड़ाई खासकर 10वें सीट का है दोनों तरफ से, जिसमें पर्याप्त संख्या न उधर है न इधर है। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव है, तो हमारा गठबंधन मैदान में उतरेगा, मजबूती के साथ उतरेगा और पूरे तालमेल के साथ उतरेंगे। और बाकी निर्णय बाकी जो परिणाम होगा वो तो उस दिन 18 को पता चलेगा। तो हम इससे पीछे नहीं है। और जैसा कि अभी एक बड़ा मजेदार बात कर रहे थे शास्त्री जी, उनका कि हम लोग मांगते हैं भले मिले या ना मिले, और कुणाल जी ने पहले ही कह दिया और आप भी कहे कि बीजेपी उनका तय करेगी। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी से बातचीत नहीं होती उनके यहाँ। बीजेपी उन्हें वो ऐसी स्थिति कि उन्हें जो आदेश देती है वो ट्वीट भी तक वही करना होता तीनों लोग को, चाहे वो
ऊषा जी हो, चिराग पासवान जी हो या मांझी जी हो, तो वहां से आदेश सीधे मिल जाता है। और दूसरी बात, शास्त्री जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि भाई हमारे पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को एमएलसी बने, सदन में जाए। तो शास्त्री जी बेहतर जानते होंगे कि हम पार्टी के कौन कार्यकर्ता मंत्री है, कौन कार्यकर्ता विधायक है, चाहे एमएलसी है। तो स्थिति वहां पे है कि हर बार जब चुनाव होता है, राज्यसभा हो एमएलसी हो, तो हम के लोग दम भरते हैं, मुंह फुलाते हैं और बाद में शांत डांट जब पड़ती है लगाए भाजपा की तो बैठ जाते अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि विधानसभा में भी दिनेश साहब मांझी जी कह रहे थे हम और बीजेपी पर हमला बोल लीजिएगा, पहले अपनी बात कर लीजिए। एक सीट तो आप लोगों को दिख रही है, दूसरी सीट पे आप लोग एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं उस एकजुट जो नजर नहीं आ रहा है उसका फायदा एनडीए ना उठा ले कि 8-9वीं सीट भी उनके पास चली जाए। ये बातचीत चल रही है, आप देखिएगा भाई, जो हमारा जो महागठबंधन की जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर बातचीत करके, आप जैसे क्या बोलते हैं कि आप विधानसभा के समय भी ऐसा आपको लग रहा था, लेकिन सब गठबंधन बना, भले कुछ तो वजह से नहीं आ पाई, जीत नहीं मिल पाई, लेकिन एकजुटता तो एक दो के बात अलग बात है। लेकिन अभी भी आप देखिएगा कि जितने विपक्ष में की पार्टियां हैं और जिनके पास विधायक हैं, किसी 5-6 और 1-2, हमारे पास 25 हैं, तो हम आपको यही बोल रहे हैं कि एक सीट तो लगभग तय है, आराम है उसमें, तो सॉलिड है एकदम। दूसरे सीट पे जो घमासान है उसमें भी हम मजबूती से एकजुटता के साथ महागठबंधन लड़ेगा। और अब दो सीट पे जो संख्या बल है विधायकों की, 2 सीट हम लड़ सकते हैं, तो उसमें हम पीछे नहीं है, लड़ेंगे, सामना करेंगे, हार जीत वाला अपनी जगह पे है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि भाई एकजुटता है और हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। राज्यसभा का आप जिक्र कर रहे हैं, राज्यसभा में तो क्रॉस वोटिंग भी हुई है आप ही लोगों की तरफ से, तो वही फिर वो सीन कहीं खड़ा ना हो जाए, इसका फायदा एनडीए को मिल जाएगा। आप लोगों की अपनी गलती, फायदा किसी और को। क्या कि आप गौर करेंगे तो पार्टी एकजुट थी, जितने विपक्ष की पार्टी थे, 2 पार्टी से जो 2-3 विधायक इधर उधर किए, उनकी वजह से हार हुआ। पार्टी की जो क्या बोलते हैं उसको, जो शब्द दीजिए, अभी हम कुछ उनके बारे में नहीं बोलना चाहेंगे, तो वैसी स्थिति की वजह से हार हुए थे। लेकिन एकजुटता तो थी, विधायक एक दो गठबंधन जो था पार्टियों का वो था, तो हम कह रहे हैं कि एकजुटता के साथ इस चुनाव में भी लड़ेंगे। अब किसी चुनाव में अगर 1-2 विधायक दिनेश साहब इसको एकजुटता नहीं कहते हैं। अगर पार्टी के विधायक गठबंधन से बाहर जाकर क्रॉस वोटिंग कर दे तो इसे एकजुटता नहीं कहते हैं। आपने कहा पार्टी की एकजुटता और विधायक की एकजुटता दोनों अलग चीज होती है। एक पार्टी के तो पार्टी से नहीं विधायक है, विधायक से पार्टी थोड़ी है। अरे भाई, तो अब देखा, 1 मिनट, एक विधायक अगर मान लीजिए जैसे हमारी पार्टी का ही विधायक नहीं पहुंच पाए तो क्या कहेंगे आरजेडी एकजुट? अरे भाई, जो 6-7 जो विपक्ष में पार्टियां थी वो सब तक साथ हुई थी। जो चुनाव में हमारे साथ एआईएम नहीं लड़ा था वो भी साथ में आया था। तो मैं कह रहा हूं विपक्ष के जो भी पार्टियां सब एकजुट हुए थे, लेकिन हम बोले कि 2-3 विधायक की जो गलती थी या जो बिक गए उसकी वजह से आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम उसकी वजह से भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम तो सामना करेंगे। भले ये चाहे जितना भी आतताई बने, चाहे जितना भी खरीद फरोख्त कर लें, चाहे जितना भी अपने सत्ता के आंकड़ और पैसा के आंकड़ दिखा लें, लेकिन हम 2 सीटों पे सामना करेंगे। और एक सीट तो लगभग आप देखिए, आप ही कह रहे हैं कि सॉलिड है, दूसरे सीट में लड़ाई है, लड़ेंगे हम। चलिए नीतीश साहब का रुख कर लेते हैं। नीतीश साहब, एक जो चीज आप लोग लगातार कहते आए हैं, वो बिहार की सियासत हो, देश की सियासत हो या दूसरे राज्यों के में चुनाव हो, परिवारवाद का आप लोग बहुत आरोप लगाते हैं। परिवारवाद यहाँ पर बिहार में पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है कि वहां परिवारवाद आपके तरफ से होता है और उसका जिक्र आप नहीं करते। अभी देख लीजिए एमएलसी चुनाव में चिराग पासवान के भांजे साहब जा रहे हैं, निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, तो ये परिवारवाद की श्रेणी में आप लोग नहीं मानते हैं क्या? नहीं, देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से स्वच्छ राजनीति की है और इनका विचारधारा अलग है, इतना जान लीजिए। हम लोग परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम कभी नहीं किए कि एक ही परिवार के सारे लोग, जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल में होते आ रहा है, परिवारवाद का जीता जागता सबूत तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। ये तो पहला मुजरिम वही है, उन्हीं से आप पता कर सकते हैं। पता किए तो वो बताया कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, चिराग पासवान के भांजे, वही बता, आरजेडी वाले बताए। अरे निशांत जी को तो कार्यकर्ताओं ने अपील किया, लगातार अपील किया, कहाँ वो आने वाले थे, कहाँ आ रहे थे। नीतीश जी ने तो लाना रहता तो बहुत पहले राजनीतिक में उला देते। तो इसे मैं नहीं मानता हूं।
इतना जान लीजिए, नीतीश जी के विचारधारा को राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से मिलाइएगा, मैच करिएगा तो बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी, ये स्पष्ट है। देखिए हम मिला नहीं रहे, वो कहते हैं ना कि हाथ अंगन को आरसी किया, पौड़ी को फारसी किया, जो आंखों के सामने वो उसका हम जिक्र करते रहे। वो तो देखने का चीज है, पूरे बिहार की जनता देख रही है, देखा है। दीपक प्रकाश को भी कार्यकर्ताओं की डिमांड से लाया गया, चिराग पासवान के भांजे को भी कार्यकर्ताओं के प्रेशर से लाया गया। नहीं तो इस पर तो आप विशेष उनके प्रवक्ता से आप पूछ सकते हैं, वो सफाई देंगे इस पर। लेकिन इतना जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है, समझ लीजिए। और यदि जनता का विश्वास नहीं रहता तो बिहार जीता, बंगाल जीता, दिल्ली जीता, हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, असम जीता, पांडिचेरी जीता, तो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जीता है कार्यकर्ताओं का, भारत की जनता का, बिहार की जनता का। काम किया हमने, हम लोगों ने परिवारवाद को और करप्शन को बढ़ावा नहीं दिया। सर समझिए इस चीज को, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद और सामाजिक मूल्यों की राजनीति की है। नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन आप कह रहे हैं परिवारवाद नहीं। केंद्र से लेकर राज्यों तक आ जाइए, मैं लंबी फेहरिस्त आपके सामने रख देता हूं परिवारवाद की। दूसरा, भ्रष्टाचार की वकालत कर रहे हैं, जिनके खिलाफ आप लोग खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। चलिए बहुत दूर नहीं जाएंगे, हाल में चुनाव संपन्न हुआ शुभेंदु अधिकारी, आप लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीडी रिलीज की थी और बताया था कि कितने भ्रष्टाचारी हैं, उनको आपने सीएम बना दिया। जब हेमंता विश्व शर्मा कांग्रेस में थे तो आप लोग आरोप लगाते थे, बाद में सीएम बना। तो लंबी फेहरिस्त है दोनों मामलों में नीतीश जी। नहीं, आपके देखने और सोचने का आपकी नजरिया अलग है, जनता की नजरिया अलग है और हमारा नजरिया अलग है, ठीक है। आप किस प्रकार से किसे देख रहे हैं, आप सही को गलत समझ रहे हैं, तो आपको समझने से थोड़ा हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी को मैंने अपने नजरिए से नहीं देखा, उन्होंने सीडी जारी की थी, घूस काट के उसी नजरिए से देखा था। उन्होंने बंगाल में भाजपा को खड़ा किया, मेहनत किया, पार्टी ने उनका उस पर विश्वास जताया। तो हम लोग किसी के साथ नाइंसाफी करके काम नहीं करते हैं। संगठन का विचारधारा एकदम क्लियर है। चलिए ठीक है, चलिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से काम किए हैं, अरे भाई विपक्ष वाले को तो जमानत जब्त हो रहा है हर जगह, इसी से पता लगा लीजिए ना। अब आपका नजरिया फोकस है कि भाई ये भ्रष्टाचारी है। नहीं 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 नहीं, मैं कोई एजेंसी नहीं हूं, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन संत है। मैं जो आप लोगों ने कहा उसी को दोहरा रहा हूं। आपके ही पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना कि शुभेंदु अधिकारी कैमरा में घूस ले रहे हैं, जनता ने चुन लिया। चलिए ठीक है, ठीक है नीतीश जी, ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बने हुए, रविंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार हम रविंद्र शास्त्री जी से समझने की कोशिश करेंगे एमएलसी चुनाव को और नजदीक से। जल्द हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो एक सवाल लेकर हम आए हैं, बिहार में एमएलसी का चुनाव होना है और कौन बनेगा एमएलसी, किस पार्टी की कितनी दावेदारी है, सीटों के आधार पर हम बात कर रहे हैं। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिनेश पाल साहब हैं, राजद से नेता हैं, नितेश सिंह कछवाहा साहब हैं, बीजेपी से हमारे साथ हैं, और रविंद्र शास्त्री साहब हैं, हम के नेता हैं, और कुणाल किशोर साहब हैं, किशोर कुणाल साहब हैं, जेडीयू के नेता, लेकिन अभी फिलहाल कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। रविंद्र शास्त्री साहब का रुख कर लेते हैं। रविंद्र शास्त्री साहब, जो नंबर्स के आंकड़े आप लोगों के बता रहे, 2+201 या 202 सीट्स आप लोगों की है एज अ होल एनडीए गठबंधन की। 8 सीटें में तो 8 सीटों में कहीं दाग नहीं दिख रहा है आप लोगों का। हालांकि चुनाव है, चुनाव में बहुत मजबूती के साथ मोहर लगा के कुछ बात नहीं कही जा सकती, लेकिन 8 सीटों में दाग नहीं दिख रहा है। 9वीं सीट के लिए जद्दोजहद है इंडी गठबंधन और आप लोगों के बीच में। कैसे आप लोग उसको अपने पाले में करने के लिए इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, निर्वाचित जो नेता हैं उनको तय करना है कि कौन जीतेंगे कौन नहीं जीतेंगे। इसलिए ये सब मामला जो गोपनीय है, किनको कहां समर्थन मिलेगा नहीं मिलना, ये तो वक्त आपको बताएगा। लेकिन हमारा है कि हमारे सारे उम्मीदवार जीतेंगे, सुनिश्चित है, जीत तय है। हमारे सभी जो लोग लड़ेंगे चुनाव, सबको जीत के अग्रिम बधाई, सब चुनाव जीत रहे हैं।
हमसे भी उम्मीदवार रहेंगे क्या? इसलिए हम बता दिए ना कि हमारे दल के या गठबंधन के दल के तमाम नेता बैठेंगे, निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद औपचारिक घोषणा कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा सारी चीजें। अच्छा रविंद्र जी, आप समय है, ठीक है, छुप के बहुत खेल रहे हैं आप, जरा खुल के बोलिए ना। 8 सीट का तो मैं नंबर बता रहा हूं आपको, आप 9 नहीं 10 पे एक कदम आगे बढ़ के आप 10 सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, कैसे वो नंबर कहां से आएंगे? हमने बताया ना कि वोटिंग तो हम लोग को करना नहीं है, वो निर्वाचित पदाधिकारी करेंगे, जो एमएल वो लोग करेंगे, हम लोग को तो करना नहीं है। इसलिए मामला जो है अभी बने रहने दीजिए, आपको समय पे सारा चीज पता चल जाएगा। आपको लग रहा है कि विधायकों के कंधे पर बात छोड़ दीजिएगा तो आपका पीछा मैं छोड़ दूंगा, पूरे एपिसोड में मैं आपसे पूछते रहूंगा कि नंबर्स कहां से आएंगे, क्योंकि आप अधिकृत है पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई 10वीं सीट के लिए आप लोग के पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? हम देखिए उसमें साफ शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज समझ, हमने कहा ना कि वो समय पे सारा चीज पता चल जाएगा आपको। अभी थोड़े बताने का कि कौन हमको वोटिंग करेंगे, कौन खिलाफ करेंगे, ये तो अभी तय नहीं होगा। ये तो समय पे ही सारा चीज कि कौन कौन लोग हमको समर्थन दे रहे हैं, हमको 10वीं उम्मीदवार है वो कहां से जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, ये रणनीति की बात है। और ये हम बताया ना कि लेकिन चुनाव हम लोग सब जीत रहे हैं, जीत हम लोग के सुनिश्चित है। पिछली बार भी हमने कहा था, इस बार भी हम बोल रहे हैं। नहीं तो ठीक है, आपकी रणनीति का हिस्सा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप ये कह दीजिए, हमको बता दीजिए कि कांग्रेस के लोग आपके साथ आ रहे हैं, आरजेडी के लोग, मैं ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन जैसा राज्यसभा चुनाव में आप लोग कह रहे थे ना कि विपक्षी दल के भी कुछ विधायक हम लोगों के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे, वही मैं जानना समझना चाह रहा हूं। तो सब बात आप ही बता रहे, तो हमसे पूछने का क्या चाहिए? आप ही के सवाल में आप ही का जवाब है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने कहा था राज्यसभा चुनाव से पहले। चलिए आप नहीं बताइएगा, आवाज कट रहा है। नहीं, चलिए हमारे तमाम उम्मीदवार जीतेंगे, आपको समय से स्वतः पता चल जाएगा आपको। चलिए हमारे लोग जीत रहे हैं, बस इतना जानिए आप। अच्छा चलिए, सबको अग्रिम बधाई है। चलिए अब डॉक्टर साहब का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, जो रविंद्र शास्त्री साहब के से मैं जानने की कोशिश कर रहा था, कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है आपके लिए भी कि दोनों सीटों पे आप दावेदारी कर रहे हैं, डिस्पाइट यू डोंट हैव नंबर्स, आपके पास नंबर्स नहीं है लेकिन आप लोग दावेदारी कर रहे हैं, कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है? वो कैसे आप लोग रणनीति करेंगे? क्योंकि रणनीति करने के लिए मुझे नहीं लगता, अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा आप, कि आप लोगों ने अभी तक कोई बैठक भी की हो, कोई इंडी गठबंधन की कोई संयुक्त बैठक नहीं हुई जिसमें रणनीति तय हुई हो। देखिए अभी 8 तारीख तक नामांकन का अंतिम तिथि है, और आज अभी शुरुआत हुई है नामांकन, और 1 तारीख आज है। और जैसा कि आप कह रहे थे, अभी पूछ रहे थे शास्त्री जी से, तो उनसे पूछना चाहिए कब उम्मीदवार उतराएंगे, बोला सब जीत रहे हैं का, वो तो कहीं 3 महीने 13 में बेचारे गिनती भी नहीं होती उनकी पार्टी की, लेकिन फिर भी वो उछल रहे हैं। तो अभी हमका आप शुरू में भी आपको बोले हम कि 1 सीट तो सिर्फ आरजेडी के विधायक की से ही आराम से हो जा रहा है, दूसरे पे ही लड़ाई है, जब 2000 जो भी है समीकरण है। और महागठबंधन 10 सीट की बात नहीं कर रहा, महागठबंधन की तरफ से 2 सीट की बात हो रही है, उसमें एक आरजेडी का कंफर्म है। और दूसरी सवाल आपने आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है, और उन्होंने सवाल भी किया परिवारवाद पे, तो आपने भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय थे वो परिवारवाद को विश्वासवाद में बदल दिए, और लगे विश्वास की बात करने का बोल के, पता नहीं खुद नहीं याद है। बड़ा विडम्बना की बात यह है कि जब राजद की तरफ से तेजस्वी जी आदरणीय उसमें तेज प्रताप जी जीत के गए थे चुनाव विधानसभा से, उसके बाद भी मंत्री बने थे, तब बीजेपी के लोग बड़ा हो हल्ला कर रहा था। और आज स्थिति है कि सम्राट चौधरी जी के बेटे 2 बार मंत्री बन चुके हैं, और अगर सरकार नहीं बदली होती तो उनका 6 महीना भी पूर्ण गया होता अब तक, बिना एमएलसी बन गया, पूर्ण गया था लगभग। तो एक तरफ नीतीश जी के पुत्र हैं, जो नीतीश जी दिन रात परिवारवाद को प्रवचन देते रहे, विरोध करते रहे, तो वो लोग जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, सीधे एमएलसी को बिना एमएलसी बने मंत्री बन जा रहे हैं, बाद एमएलसी बन रहे हैं, उसके बाद भी लोग कह रहे परिवारवाद नहीं है। उसके बाद ही कह रहे कार्यकर्ताओं की मांग है, कार्यकर्ता गए थे क्या बोलते हैं उपेंद्र कुशवाहा से कहने की अपने पत्नी को विधायक बना दीजिए, बेटा को मंत्री बना दीजिए, और कोटा मिल जाता है, और एमएलसी का तो बहु बना दीजिए मेंबर में। तो भाई आप कैसे बात कर रहे हैं? आपके परिवार का लोग जाए तो परिवारवाद नहीं है, योग्यतावाद है। लेकिन विपक्ष की पार्टी कोई बन जाए, वो चुनाव जनता चुन भी दे तो भी आपका परिवारवाद लगता है। तो ये इनका जो विरोधाभास है, ये अपना एक तरह से कहें कि क्या उससे हम शब्द दें, छोड़िए मतलब लेकिन शब्द हो जाएगा। लेकिन परिवारवाद पे जो उनका ये प्रवचन था अभी जो भाजपा के प्रवक्ता का, वो बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही मतलब नासमझी भरा बात थी। तो मैं तो यही कहूंगा।
और अभी भी आप देख रहे हैं कि जो भी नाम सामने आ रहा है, कोई वशिष्ठ सिंह के बेटा का भी नाम आ रहा है, सोनू जी का, राहुल जदयू से, एक नीतीश जी के, उपेंद्र कुशवाहा जी के, चिराग पासवान जी के परिवार से उनके भांजे और भतीजा कुछ मिडाल जी, उनका नाम आ रहा है। मांझी जी का भी सीट क्लियर नहीं हो रहा, तो उनके यहाँ भी कोई होता है, कोई समझाने से कोई नाम आ जाएगा, तो कार्यकर्ता के तो उनको परिवारवाद नहीं दिखेगा, तब भाजपा को नहीं दिखेगा। ये स्थिति है। चलिए हम 10 सीट में 2 सीट पे महागठबंधन लगा, एक आरजेडी कंफर्म है, दूसरे पर जद्दोजहद है, उसकी हमारा गठबंधन व्यवस्था करेगा और बातचीत करेगा और उससे जीतने की कोशिश करेगा। नहीं, कैसे कैसे जीत ही जाएगा, लेकिन कोशिश करेगा। दिनेश साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कैसे, मतलब एकदम आप लोग नंबर में कहीं नहीं है, फिर भी आप लोग कोशिश करिए कैसे? MIM अगर बाहर हो गया, BSP बाहर है, कैसे आप लोग मैनेज कीजिएगा? मतलब नंबर्स तो दूर दूर तक आप लोगों के पास नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए कि उनके पास जो नंबर बच रहे हैं 8 सीट के अलावे, उसकी तुलना में हमारे पास दूसरे सीट के नंबर कितने अधिक हैं? बहुत ज्यादा हैं। उनके पास जो 9वें सीट के लिए जो वोट बच रहे हैं 8 के अलावे, उससे तो 2 गुना 3 गुना हमारे पास है, तो उनसे तो बहुत ज्यादा हमारे पास संख्या है। भले उस सीट से संख्या कम है, तो हम कैसे नहीं लड़ेंगे, कैसे नहीं कोशिश करेंगे, कैसे पीछे हट जाएंगे हम तो कह रहे हैं कि अंतिम दिन तक, मतदान के समय तक हम कोशिश करेंगे कि 2 सीट हम लाएं, क्योंकि हमारे पास संख्या उनकी तुलना में जो एक सीट जिसपे फाइट है, उसपे उनकी तुलना में 2 गुना लगभग है हमारे पास संख्या। चलिए एक बार अगर नितेश साहब, आप हमारा टेलीविजन स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? वहां हमारे स्टूडियो में आप बैठे हैं पटना में, तो हमारा स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? नितेश साहब देखिए, तो बड़ा बेहतरीन एक ग्राफिक्स बना है, कैबिनेट में परिवार, और आरजेडी उसी चीज़ के जिक्र कर रही है कि परिवारवाद की आप लोग कहते थे, और परिवारवाद किस तरह से हावी है, चाहे कैबिनेट में हो चाहे MLC चुनाव में। तो क्यों आप लोग, मतलब आप लोगों के नहीं, तो उनके शासनकाल में क्या हुआ? जब लालू जी का कैबिनेट था, लालू जी का टीम था, तो उस टाइम वाला थोड़ा निकाल के दिखाइए ना हमको, देख लीजिएगा उसमें क्या था, क्या होता था। नहीं ठीक है, चलिए ना, तो मुद्दा नहीं है, विषय नहीं है, मुद्दा है MLC चुनाव, उस पर आइए। हाँ, तो उसमें भी तो आ रहे हैं, उसमें भी तो परिवारवाद नजर आ रहा है। तो रास्ता बदल दे रहे हैं। चलिए, बिना इलेक्शन लड़े मंत्री बन जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं MLC चुनाव पे आइए, आ गए MLC चुनाव पे, MLC चुनाव में भी तो वही है, बिना चुनाव लड़े आप आ जा रहे हैं। ये तो कानून है, ये तो पहले से कानून चलते आ रहा है, कोई नया थोड़ा है कि नहीं ठीक है। मेरा कंसर्न सिर्फ यही है, नितेश साहब, मेरा कंसर्न यही है कि निशांत कुमार जा सकते हैं, दीपक प्रकाश जा सकते हैं, भगने जा सकते हैं, नितेश सिंह कचवाहा क्यों नहीं जा सकते, रविंद्र शास्त्री क्यों नहीं जा सकते हैं? मेरा सवाल ये है। चलिए, आपका भावना, आपके भावना का मैं सम्मान करता हूं, ये तो पार्टी डिसाइड करती है और गठबंधन डिसाइड करता है। आप तो MLC का मुद्दा पर हैं, उस पर आइए। नहीं, पार्टी भी डिफरेंस है ना, बीजेपी हमेशा पहला कैबिनेट है, पहला बार बिना कोई चुनाव लड़े मंत्री बन गया है, पहले से चलते आ रहा है। अब कानून में बदलाव करना पड़ेगा आपके बातों पर आकर। नहीं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं कि भाई चुनाव नहीं लड़े तो मंत्री कैसे बन गए। 6 महीने का टाइम रहता, अब 6 महीने में चुनाव लड़िए। मेरा कि सामान्य कार्यकर्ता जो आप लोग वकालत करते हैं कि भाई परिवारवाद नहीं होता, पार्टी में डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी, तो उसी गठबंधन में क्यों परिवारवाद हो रहा है और आप लोग क्यों खामोश हैं? नहीं, आप पता करिए, भारतीय जनता पार्टी, बिहार प्रदेश का ही देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। पटना जिला का मैं बात कर रहा हूँ, वो विधायक हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है। तो ऐसी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करती है, एक साधारण कार्यकर्ता को भी उच्च सदन और सदन में भेजने का काम किया है, ऐसा नहीं है, आप पता कर लीजिए। नहीं ठीक है, आप विधानसभा चुनाव में जो बोल रहे हैं, अभी हम खबर भी चला रहे थे, बंगाल में भी आप लोगों ने सामान्य कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जो मेड का काम करती है, अप्रिशिएट करने वाली चीज है। लेकिन MLC चुनाव में क्यों ये चीज क्यों हावी हो रही है? योग्यता है, क्या हावी हो रही है? यही परिवारवाद। क्या हावी हो रही है सर? परिवारवाद। नितेश जी, अब तो MLC का लिस्ट जारी हुआ नहीं है, पहले ही आप हावी कर दिए। तो आप कह दीजिए ना कि आप जो नाम बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, नाम नहीं है, बोल दीजिए। कौन सा नाम? निशांत कुमार का नाम गलत है, दीपक प्रकाश का नाम गलत है, आप बोल दीजिए। ये सब नाम गलत आप बोल रहे हैं।
ये तो तय होना बाकी है ना, गलत है कि सही हो अलग बात है, ये तो तय होना बाकी है, कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे, ये तो पूरा एनडीए सिस्टम डिसाइड करेगी। ये तो हमको डिसाइड नहीं करना है, आपके पास आकलन है। आकलन नहीं है, नीतीश कुमार ने तो कंफर्म कर दिया कि 5 तारीख के बाद नामांकन कर रहे हैं निशांत कुमार। उपेंद्र कुशवाहा साहब के बेटे दीपक प्रकाश उन्होंने भी कंफर्म कर दिया मीडिया में, इन्फॉर्मेशन आ गया, ये कोई शंका पे हम खबर नहीं बता रहे। कर दिया तो देखिए वो तो सामने आएगा ना। चलिए तो ठीक है, कंफर्म अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इसकी, ये तो पार्टी के लोग करेंगे, चाहे वो उनके पार्टी के लोग करेंगे कि हमारे पार्टी से जा रहे हैं, एनडीए से इतने लोग जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये तो तय होना बाकी है। बाकी एनडीए अपने कोटे का सीट को पूर्णतः जीतने का काम कर रही है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। रविंद्र जी ये बताइए तो जैसे 8 सीटों का हो रहा हम कह रहे हैं, और उसमें फिर एक सीट चिराग साहब के पार्टी से कंफर्म नजर आ रही है, एक सीट उपेंद्र कुशवाहा पार्टी साहब के पार्टी से नजर आ रही, तो 4-4, 8 और 9-10 हम कहीं एडजस्ट होती नजर नहीं आ रही है, नहीं लग रहा है कि हम एमएलसी में एडजस्ट होगी। हमारी मांग है कि हमारे सब सदन में सदस्य जाएं, इसलिए हम चाहते हैं कि वहां भी एक हमारी भागीदारी बने, वर्कर को मौका मिले, हम ये चाह रहे हैं। ठीक है, अब तो नेता तय करेगा ना, नेता ही तय करेंगे, वही औपचारिक घोषणा करेंगे, वो सब चीज आपको मिल जाएगा, सूचना मिल जाएगा सारा। नहीं ठीक है, एकदम आप सही बोल रहे हैं कि भाई हर किसी की भावना होती है, सभी सदन में जाएंगे बिल्कुल, लेकिन जी नंबर जो है 4 बीजेपी से, 3 जेडीयू से कंफर्म, 4-3-7 हो गया। आरएलएम और चिराग पासवान की पार्टी से बात हो रही है कि एक जो ऑफिशियल जानकारी आ रही है कि भैया हाँ इतनी सीटें हमारे पक्ष में आ रही है, तो 9 सीट तो आप लोगों की फिक्स हो गई, हम का कहीं जिक्र ही नहीं है एनडी गठबंधन में। हमने वही तो बोल रहा है भाई, आपको वही बता रहे हैं आपको कि उसकी देखिए सीट मायने नहीं रख रहा, हम बार बार बोल रहे हैं, गठबंधन को प्राथमिकता देना बड़ी बात है। हमने कहा कि अगर मिलेगा तो हम लोग लड़ेंगे, और ये नेता को तय करना, हम नहीं बोल रहा ना, नेता को तय करने दीजिए, वर्कर कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस जगह पे जाएंगे, कौन जाएंगे, ये नेता को तय करने दीजिए, ये सारा चीज वस्तु स्थिति साफ हो जाएगा आपको 7 से पहले, 7 तारीख तक। ठीक है, नहीं ठीक है, वो आपकी बात हम समझ रहे हैं, पर आरएलएम को अगर मिल जाता आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि चलिए चिराग साहब की पार्टी का कहा जा सकता है। ठीक है, आरएलएम जाते हैं तो बधाई है, उनको क्या दिक्कत है भाई, गठबंधन के लोग हैं, आरएलएम के जाएं, लोजपा के जाएं, क्या दिक्कत है, बीजेपी के जाएं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लोजपा के अगर जाते हैं तो भाई उनका यहाँ मजबूती चल रहा है, संख्या बल 19 है भाई, डबल नंबर्स में आपका और हमका ऑलमोस्ट सेम है, आरएलएम का और आपका, तो क्या आपको मतलब ये नहीं होगा कि उतने ही नंबर्स में उनको मिल गया और उतने नंबर्स में हमको नहीं मिल रहा है? देखिए यहाँ किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल किसी तरह का कोई मतभेद है ही नहीं, यहाँ सीट पे भी कोई मतभेद नहीं। हमने कहा ना कि नेता तय करेंगे, जिनको जाना है वो जाएंगे और सबको बधाई है, कोई नहीं जाए, इस तरह का कोई मसला ही नहीं है। अगर हमारी इच्छा पूछ रहे हैं तो हमारा वर्कर हम है, दल के नेता हमारे हैं, हम चाहते हैं कि वहां सदन में सदस्य बने, और हमारी पार्टी के लोग को भी इच्छा है, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो सब लोग का स्वागत है, क्या दिक्कत है भाई। नहीं, पर जितना मुखर होकर कह रहे हैं मांझी साहब, उतना मुखर होकर आप पार्टी को रिप्रेजेंट करने आए। हम मांझी साहब ने तो सीधे कहा कि भाई हमको चाहिए, और उपेंद्र कुशवाहा या उनकी पार्टी की तरफ से हमने आपको, मैं वही बात बोल रहा हूं कि आप वेट कर लीजिए ना, आप वेट कर लीजिए, आप 7-8 तारीख तक वेट कर लीजिए, सारा वस्तुस्थिति साफ हो जाए, हम तो वही बोल रहे हैं ना, अब वही चीज बोल रहे हैं कि 7-8 तक वस्तुस्थिति नेता तय करेंगे, सभी दल के नेता तय करेंगे, सभी नेता बैठेंगे, बैठने के बाद औपचारिक घोषणा करेगा, अथॉराइज पर्सन जो होंगे पार्टी के तमाम प्रवक्ता हो, सब लोग हम लोग सामने आ जाएंगे आपके, वही तो बोल रहे हैं आपको। चलिए एक बार डॉक्टर साहब का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर दिनेश पाल साहब, क्या मतलब पार्टी लेवल पर, शीर्ष नेतृत्व के लेवल पर बातचीत आप लोगों की शुरू हो गई है, क्योंकि एमआईएम है, एक तरफ भाजपा है, ये नंबर्स आप लोगों को बेहद जरूरी होंगे 10वीं सीट के लिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 10वीं सीट के लिए बात होगी। हम बोले ना कि अभी आप नेताजी हमारे दिल्ली में हैं, और बाकी हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, वो जरूरी नहीं कि हर फोटो या हर चीज बातचीत मीडिया में आ ही जाए। जब आप जानते हैं कि राजनीति में कई बार जब होता है कि आखिरी जब फैसले होते हैं, जब तय हो जाता है, उसके बाद सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, सामने आते हैं, उससे पहले बातचीत चलती रहती है। तो अभी आज शुरुआत हुई है, अभी 2-3 दिन और वेट कीजिए, हमको लगता है 5 तारीख तक आते आते ग्राफ पिक्चर साफ हो जाएगा और सामने आ जाएगा कि दूसरा कैंडिडेट
किस गठबंधन किस पार्टी की जा रहा है, चाहे कौन लोग कौन कैंडिडेट हो रहा है और किस तरह का समर्थन मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि गठबंधन, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने देखा राज्यसभा में कैसे जाके AIM के यहाँ भी बात बनी है, कैसे बात बनी उनके यहाँ। तो इस तरह इस बार इस गठबंधन इस चुनाव में भी जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उन सबको मिलाकर बात बनेगी और 2 सीट पे महागठबंधन चुनाव लड़ेगा लगभग। अच्छा दिनेश साहब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव पर, लेकिन मैं रेगुलर बुलेटिन जब पढ़ रहा था इस प्रोग्राम से पहले, तो मैं देख रहा था कि MLC चुनाव से ज़्यादा मुद्दा वहाँ बड़ा बना हुआ है राबड़ी देवी का आवास खाली करवाने को लेकर। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि MLC चुनाव से ज़्यादा बड़ा मुद्दा ये राजनीतिक मुद्दा बिहार में बन रहा है। नहीं देखिए, देखिए सरकार जो है वो मुद्दा बना रही है। सरकार जो वादा करके आई है, सरकार को जो काम करना है वो काम नहीं करना चाह रही, उसका खजाना खाली पड़ा हुआ है, तो ध्यान भटकाने के लिए वो मुद्दा बना रही है और उनको परेशान करने की कोशिश कर रही है। तो उस पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें हम खुद शामिल थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बात यह इसलिए कहा जा रहा है कि नियम सबके लिए एक होते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष के पुराना जो हाईकोर्ट का जजमेंट था कि पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं मिलना आवास, तो हम लोग सवाल वही उठा रहे थे कि जीतन राम मांझी जी को और नीतीश जी को, तमाम एनडीए के लगभग 2 दर्जन नेता हैं जो या तो उनका आवास असंगत रूप से, नियम संगत नहीं है, वो जैसे मंगल पांडे मंत्रालय से हट गए हैं, उसके बाद संजय झा का, ये लोग जब आवास नहीं मिला, उनको आवास दिया गया, उसका कोई नोटिस नहीं। दूसरी तरफ आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष के नाम पे जिसको आवास मिला था वो आज भी नेता प्रतिपक्ष है, उसके बाद भी खाली करने की बात क्यों की जा रही है? ऊपर से जिसको 11 मई को जो मंत्री नंदकिशोर राम है उनको आवास अलग से 21 हार्डिंग रोड मिला था, उसी मंत्री को 27 तारीख को फिर से आवास क्यों अलॉट किया गया है? और वो आज दलित कार्ड क्यों खेल रहा है? उन्हें दलित नेताओं का मुआवजा क्यों बनाया जा रहा है? तो हम सवाल ये कर रहे हैं कि सरकार जो है वो मुख्य मुद्दे जो हैं बिहार में, जो गरीबी है, बेरोजगारी है, जो महंगाई बढ़ी हुई है, जो पेंशन वेतन नहीं दे पा रही सरकार कर्मचारियों का 3-3 महीना से बाकी है। हम खुद 3 महीना से वेतन, मतलब जो प्रोफेसर लोग यूनिवर्सिटी के कहीं नहीं सरकार रिलीज कर पाई है, जो पेंशन देने की बात थी, जो जीविका दीदी को देने की बात थी, तो ये जो खजाना खाली होकर नहीं दे पा रहे हैं, ये ध्यान भटकाने के लिए उधर गए हैं और उस मुद्दे को ये उठाना चाह रहे हैं। हम तो इनको बस आईना दिखा रहे हैं कि आपके नीति और नियत में खोट है। आप राजनीति में, हमारे प्रधान महासचिव ने कहा कि राजनीति किसी बकौती नहीं होती है, राजनीति में सत्ता आते रहती जाती रहती है, एक लोक लाज और नीति और नियत सही होनी चाहिए, बदले की राजनीति छोड़कर महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। और MLC चुनाव क्या, हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और हम लड़ेंगे उसको, ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण नहीं है, ये आप मत समझिए कि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो भी एक मुद्दा है, इसलिए उस पर जवाब दिया गया और इस पर बातचीत चल रही है और ये भी एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अभी आपने देखा कि हम एक MLC चुनाव हाल ही में जीते हैं, जो कि लोकल बॉडी का चुनाव था बक्सर और भोजपुर का, और उसमें हम लोग मजबूती से चुनाव लड़े, बैलेट से वोट हुआ और हमारे माननीय सदस्य सोनू जी राय जी जीते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कि चुनाव को हल्के में ले रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए चुनाव है, हम चाहते हैं कि हमारे एक सदस्य बढ़े। चलिए ठीक है, नीतीश साहब से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। नीतीश साहब, ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव की वक्त आती है तो जो कैडर है, जो कार्यकर्ता है, जो सालों से झंडा उठा रहे, उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है और जो नेता के बच्चे हैं, नेता के रिश्तेदार हैं, या फिर जो टॉप लेवल है या पैरवी पुत्र हैं, उनको जगह मिल जाती है और जो सामान्य कार्यकर्ता है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है? नहीं, हर चीज का अपना सिस्टम होता है और दायरा होता है, ठीक है। और पार्टी के ऊपर लेवल से नीचे लेवल के लोग को तय करना होता है, जो प्रदेश में है और दिल्ली के लोग को। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को ही भेजती है, ऐसा नहीं है। आयोग में देख लीजिए, विधान परिषद का हाल में ही विधान परिषद हमारे जो मुख्यालय प्रभारी थे उनको भेजा गया है। तो आप देखिए ना, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाती है और बढ़ाई है। जिनका भी नंबर आ रहा है वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको सदन में या कहीं पार्टी सेट कर रही है, ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो कर ही रही है ना, आप देखिए। चलिए, चाहे राज्यसभा किसी को भेजने का काम किया हो, चाहे विधान परिषद भेजने का काम किया हो, या MLA का टिकट देने का काम किया हो, भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट देख लीजिए और बैकग्राउंड देख लीजिए। जिन्हें टिकट मिला है वो संगठन में काम करते करते आगे बढ़े, उनको टिकट मिला, विधान परिषद भेजा गया। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करने वाली पार्टी है, ऐसी नहीं है। इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ताओं का विश्वास है, तब हर जगह हम लोग चुनाव जीत रहे हैं कार्यकर्ताओं के मेहनत और दम और बदौलत पे। चलिए,
रविंद्र साहब, अब विदा लेने का वक्त आ गया, लेकिन जिस नामों की घोषणा होगी, अगर हमको एडजस्ट किया जाता है तो आपको हम इनवाइट करेंगे बधाई देने के लिए, और अगर हमको टिकट नहीं मिलता है, हमको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो आपसे सवाल पूछने के लिए आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। नितेश साहब आपका बेहद शुक्रिया, नीरज साहब आपका बेहद शुक्रिया, कुराल साहब हमारे साथ जुड़े थे जेडीयू के नेता, उनका भी बेहद शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।